स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की, कौन सी किताब पढ़ी, कौन से न्यूज़पेपर से आपने करंट अफेयर्स तैयार किए, या आपकी कैसी तैयारी है, ये कोई नहीं पूछने वाला। यूपीएससी के प्रीलिम्स को अगर आप देने जा रहे हो तो वहां पे आपको जज किया जाएगा आपकी एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी के बेसिस पर। जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे उतना ही अच्छा है, उतने ही चांसेस ज़्यादा हैं कि आप प्रीलिम्स को क्लियर कर पाएंगे। राइट, सो एमसीक्यू सॉल्विंग कैपेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट। और ये एक ऐसी सीरीज है आपके साथ जो हम कंडक्ट कर रहे हैं कि जहां पे हम एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करना है, एक क्वेश्चन के पीछे हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए टू रीच द करेक्ट आंसर, वो हम बेसिकली डिस्कस करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन शर्मा और स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्रीलिम्स थ्रू एमसीक्यू सीरीज के नाम से हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और पॉलिटी की कुछ क्लासेस यहाँ पे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पॉलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी यूपीएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि आप पिछले 5 साल के अगर पेपर देखोगे तो 15 से 20 सवाल तो आप इस कंपोनेंट से एक्सपेक्ट करके चलिए। ठीक है, 2017 एक ऐसा साल था जहां पे 22+ क्वेश्चंस पॉलिटी से आए थे, जिसका इफेक्टिवली मतलब ये है कि 200 में से 44 नंबर पॉलिटी से आ रहे हैं और ये क्वेश्चंस ज्यादातर ठीक हो सकते थे। यानी कि मोटा मोटा आप मान लीजिए कि 40 नंबर आपके सिक्योर हो रहे हैं अगर पॉलिटी का कंपोनेंट स्ट्रांग है। लेकिन पॉलिटी के कंपोनेंट को स्ट्रांग करने के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, उसको आपने जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया। व्हाट यू नीड नाउ इज कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना जान ले। ठीक है, और पॉलिटी की खास बात यह है कि कई बार ना हम अगर लिमिटेड नॉलेज भी हमारे पास, तो हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके वी कैन रीच द करेक्ट आंसर। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे। दिस विल बेसिकली रिलेट टू मल्टीपल प्रोविजंस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें फंडामेंटल राइट्स की बात होगी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होगी, लॉ क्या होता है, ड्यू प्रोसेस क्या होता है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम करेंगे। नाउ लेट मी टेल यू, आप में से बहुत से बच्चे क्या करने वाले हैं, ये सोचेंगे कि नहीं यार मैं तो पहले पढ़ूंगा उसके बाद मैं इस वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ऐसा नहीं करना। एग्जाम से एक दिन पहले आपके पास बहुत कुछ होगा। राइट, तो सब कुछ तो एक दिन में रिवाइज कर नहीं सकते, बहुत सी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं। What you need to do is you need to train your brain कि वो चीजें फोर्स होके बाहर निकलें जिससे कि एमसीक्यू सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो जितना पढ़ा है आपने पढ़ लिया, खुद पर रखो कॉन्फिडेंस। ठीक है, मैं हूं स्टुअर्ट ब्रॉड, ये क्वेश्चन है स्टुअर्ट ब्रॉड और आप युवराज सिंह हो, तो क्वेश्चन आएगा बाउंड्री के पार पहुंचाना है। ठीक है, जितना पढ़ना था पढ़ लिया। लेट अस नाउ ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सबके सामने है। ठीक है, तो इसको आप अगर वीडियो को पॉज करना चाहते हैं पॉज कर सकते हैं और यू कैन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं साथ साथ हम जो साथ साथ सॉल्व करना चाहते हैं इकट्ठे पढ़ते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच के डिफरेंस के ऊपर ये क्वेश्चन है, जहां पे 2 स्टेटमेंट्स आपको दे रखी हैं और आपने क्या ढूंढना है। सबसे पहले इसको देख लो। ये बहुत से बच्चे इस चीज को कई बार इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मम्मी पापा ने नहीं पढ़ना, पेपर हम ही देने जा रहे हैं, हम ही को इस चीज का ध्यान रखना है। नॉट करेक्ट पूछा है, इसको बहुत ध्यान रखना। जिस भी क्वेश्चन में नॉट करेक्ट पूछा गया ना, खासकर पॉलिटी के, ठीक है, पॉलिटी में नॉट करेक्ट वालों में दोस्तों मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बड़ी दिक्कत आती है। वहां पे आती हुई चीज कई बार गलत हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे ना इसको बहुत बड़ा सर्कल कर लेना ताकि याद रहे मार्क करने से पहले दैट इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हमने बतानी है। अब देखो पहली स्टेटमेंट कह रही है फॉर्मर। फॉर्मर कौन है? सेंसर मोशन। कि सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर या फिर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या फिर पूरे के पूरे काउंसिल के अगेंस्ट। जबकि लैटर कौन है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। इसको किसके खिलाफ मूव किया जा सकता है? पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही मूव किया जा सकता है। यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर या ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ नहीं होता, पूरे काउंसिल के खिलाफ होता है। ठीक है, बताओ कॉमेंट्स में लिखो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि इफ द फॉर्मर मतलब सेंसर मोशन, अगर इसको पास कर दिया जाता है लोकसभा में तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना जरूरी नहीं है। बेइज्जती होती है वो अलग बात है, पर रिजाइन करना जरूरी नहीं है। जबकि अगर नो कॉन्फिडेंस ये पास हो जाए तब क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना ही पड़ेगा। क्या ये ट्रू है? ठीक है, तो यहां पे बेसिकली आपको 2 कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट किया जा रहा है और इन 2 कॉन्सेप्ट के कंपैरिजन का देखा जा रहा है कि आपको पता है कि नहीं पता। ठीक है, तो वैसे तो देखो दोस्तों दोनों ही स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट हैं, लेकिन आपकी रिवीजन के लिए थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं जो आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ठीक है, लक्ष्मीकांत में सेंसर मोशन एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या फर्क है? कि सबसे पहली चीज कि जब इसको पार्लियामेंट में इसकी मोशन को पास करवाना होता है तो सेंसर मोशन क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक है, एक इंडिविजुअल मिनिस्टर के खिलाफ भी की जा सकती है,
तो इसके मोशन के अडॉप्ट करने से पहले इसका स्पेसिफिक रीजन देना जरूरी होता है, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन में पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही घेरा जा रहा है, तो यहां पे कहीं ना कहीं रीजन बताना इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, किसी भी रीजन से अगर लोकसभा को यह लगता है कि जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय पीएम, इट इज नॉट केपेबल और वेल इक्विप्ड इनफ टू रन द कंट्री, तो ये पास किया जा सकता है। ठीक है, तो रीजन यहां पे जरूरी नहीं है। दिस इज डिफरेंस नंबर 1। दूसरी चीज है कि इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या पूरे काउंसिल के खिलाफ। ठीक है, तो ये सेंसर मोशन है। ठीक है, लेकिन ये जब ये सारे मिनिस्टर के खिलाफ भी अगर हो रहा है तब भी रीजन यहां पे बताना जरूरी है, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ ही होगा। ठीक है, सो दिस इज डिफरेंस नंबर 2। थर्ड डिफरेंस इनमें है कि इट इज मूव टू सेंसर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड एक्शन, और ये पॉलिसी एक्शन जो है ये रीजन में भी स्पेसिफाई किया जाता है। ठीक है, जबकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये दरअसल एक टेस्ट होता है, इसको फ्लोर टेस्ट भी कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। ठीक है, फ्लोर टेस्ट भी कह सकते हैं कि क्या लोकसभा में जिसने एग्जीक्यूटिव को चुनना है क्या उसको विश्वास भी है एग्जीक्यूटिव पे, राइट। तो इसका ऑब्जेक्टिव ही है, तो ये थर्ड डिफरेंस दोनों के ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे है। लास्ट डिफरेंस बेसिकली है कि इसकी आउटकम क्या होती है। अगर सेंसर मोशन पास हो जाता है, ठीक है, तो यहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना जरूरी नहीं है। इवन जो इंडिविजुअल मिनिस्टर जिसके खिलाफ ये सेंसर मोशन अगर पास हो जाती है तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली उसको पार्टी उसके ऊपर प्रेशर डाल सकती है टू रिजाइन। ठीक है, लेकिन अगेन कंपलसरी नहीं है। पार्टी कैसे प्रेशर डालेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लोकसभा में वो पास हुआ है इसका मतलब रूलिंग पार्टी जिस पार्टी को वो मिनिस्टर बिलोंग करता है उसके भी कई मेंबर्स ने कहा है कि नो वी हैव सम प्रॉब्लम विद दीज पर्टिकुलर मिनिस्टर, तो उस केस में पार्टी एक्शन ले सकती है। लेकिन अगेन कंपलसरी नहीं है, रेजिग्नेशन पूरे काउंसिल की नहीं होती, जबकि यहां पे रिजाइन करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा का विश्वास नहीं है हमारे एग्जीक्यूटिव पे। ठीक है, सो ये डिफरेंस हो गया, जिसके बेसिस पे दोनों ही स्टेटमेंट्स यहां पे करेक्ट हो जाती हैं, एंड जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है डी। ठीक है, ये याद रखना, नॉट था नॉट, दोनों जब करेक्ट हैं, पूछा गया है नॉट करेक्ट, यानी कि उस हिसाब से हमारे आंसर में दोनों ही नहीं आनी चाहिए, तो आंसर डी बन गया। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। ठीक है, हमारा पूरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल सही था, लेकिन एन वक्त पे हम गलत मार्क कर सकते थे, राइट। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, जब भी नॉट वाला क्वेश्चन आए ना उस पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा देना, ताकि हमेशा मार्क करने से पहले आपको याद रहे कि पूछा क्या गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन में दरअसल आपसे कहा जा रहा है ओके, जिन्होंने भी क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर बताया एक्सीलेंट। ठीक है, एक्सीलेंट निशा, सौम्या, ठीक है, सबका सही आंसर जा रहा है, ठीक जा रहे हो, जितनी लक्ष्मीकांत पढ़नी थी सही जा रहे हो, बस अपने मोमेंटम को बनाए रखना और मोटिवेटेड रहना। चलिए क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट्स आपको यहां पे दे रखी हैं, कौन सी करेक्ट है ये आपसे पूछा जा रहा है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि एनी अमेंडमेंट मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 368 provides for both procedure and power of parliament to amend constitution। बताओ, सबसे पहले तो ये किस टॉपिक से है? ये है फंडामेंटल राइट्स के टॉपिक के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 13 की बहुत इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस है। इस आर्टिकल 13 के अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हुई थी अलग अलग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के थ्रू। उन जजमेंट्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए पार्लियामेंट ने भी कुछ अमेंडमेंट्स पास की थी, जिसको फर्दर चैलेंज किया गया। तो वो पूरी की पूरी कहानी के ऊपर एक क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, अब लक्ष्मीकांत में पढ़ोगे बड़ा टाइम लग जाएगा। अगर आप में से कई लोगों को याद है तो बहुत अच्छी बात है। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं कि दरअसल आर्टिकल 13 क्या है, इसकी क्या कहानी है, और उस रामकथा के बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो आर्टिकल 13 का जो ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली ये है कि कोई भी ऐसा लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स को उसको वायलेट करता है तो उसको ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। जिसका मतलब इफेक्टिवली ये है कि आर्टिकल 13 से हमारी जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू आता है। ठीक है, अब यहां पे कहा गया है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करेगा। अब लॉ क्या है ये भी इस आर्टिकल में बता रखा है। ठीक है, लॉ अंडर आर्टिकल 13 इसको काफी वाइड रखा गया है, इसकी डेफिनेशन काफी वाइड है, लेकिन पार्लियामेंट को एक तिगड़म भी मिल गया था यहाँ पे। वाइड कैसे है कि इसमें देखो जो परमानेंट लॉज होते हैं, परमानेंट लॉज कौन से होते हैं, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में पास होते हैं। तो पार्लियामेंट के लॉ, स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ, नंबर 1। ठीक है, ये लॉ की डेफिनेशन में आते हैं एज पर आर्टिकल 13। ठीक है, लॉ की डेफिनेशन बहुत सी हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 13 के कॉन्टेक्स्ट में ये चीजें लॉ है। ठीक है, और यहां पे आर्टिकल 13
फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन को प्रोटेक्ट कर रहा है। टेम्पररी लॉस कौन से होते हैं? ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, एग्जाम्पल। इसके बाद कई सारी एग्जीक्यूटिव पॉलिसीज या एग्जीक्यूटिव एक्शंस भी लॉ का ही एक तरीके से वेट रखते हैं। जैसे कि कोई ऑर्डर हो गया, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, बाय लॉ, रूल, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, ठीक है, या फिर कोई ऐसी भी चीज जिसका कोई लेजिस्लेटिव सोर्स नहीं है, ना वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, ना वो पार्लियामेंट्री एक्ट है, ना ही ऑर्डिनेंस है, लेकिन क्या है, एक कस्टम है, ट्रेडिशन है, ठीक है, तो उसको भी लॉ ही माना जाएगा कि बाय कहीं पे डिफाइंड नहीं है, वो चीज कहीं लिखी नहीं है, लेकिन कस्टमरी है टू फॉलो दैट प्रैक्टिस, इवन दैट इज कंसिडर्ड लॉ। लेकिन आप देखो, एक हैरानी की बात यह है कि इस पूरी चीज में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं प्रोवाइडेड, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां पे नहीं गिवन, ठीक है, जिसकी वजह से पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर हम करते हैं, क्योंकि यहां पे वो कहीं नहीं दे रखा, तो उससे हम फंडामेंटल राइट्स को खींच सकते हैं, ठीक है, किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को कम कर सकते हैं, राइट। ये चीज चैलेंज हो गई। और आप जानते हैं कि इंडिया का एक दौर ऐसा भी था जहां पे फंडामेंटल राइट्स को कर्ब करने के लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे, ठीक है, पूरा पोस्टमार्टम हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट। जब इसको चैलेंज किया गया तो एक इंपॉर्टेंट केस आया, गोलकनाथ केस। ये आपकी लक्ष्मीकांत में गिवन है, मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है, और मुझे पक्का विश्वास है कि कहानी सुन के आपकी सारी बातें वापस दिमाग में आ जाएंगी। तो गोलकनाथ केस में देखो क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो थे, इन्होंने कहा कि वो ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स ऐसे आसमान से नहीं आते, पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है एज पर आर्टिकल 368। यू पीपल नो, ठीक है, क्या प्रोसेस है, स्पेशल मेजॉरिटी, ऑल दोस थिंग्स यू पीपल नो। कौन करता है? पार्लियामेंट करती है, ठीक है। इस वजह से ऑर्डिनरी लॉ की तरह ही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसका मतलब यह है कि अगर वो ऑर्डिनरी लॉ यानी परमानेंट लॉ की तरह है, तो उसको भी आर्टिकल 13 का टेस्ट पास करना पड़ेगा, यानी कि वो भी फंडामेंटल राइट्स को खींच नहीं सकते। करेक्ट है? समझ गए ये? ठीक है। अब इसी के साथ साथ जब ये चीज हुई तो पार्लियामेंट ने कहा कि ऐसे कैसे, हम तो खींचेंगे। उन्होंने क्या किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आए, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उन्होंने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट की, जिसके तहत इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है, इसको आर्टिकल 13 की डेफिनेशन के हिसाब से लॉ नहीं माना जाएगा। यानी कि गोलकनाथ केस की जजमेंट को रिवर्स करने के लिए ये 24th अमेंडमेंट थी, ठीक है, दिस वॉज 24th अमेंडमेंट, राइट। और इसी के साथ साथ इन्होंने इस अमेंडमेंट में यह भी डिक्लेयर किया कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होगी कि फंडामेंटल राइट्स को वो एब्रिज कर सकती है थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये चीज दोबारा चैलेंज हुई, केशव नंदा भारती केस आया। केशव नंदा भारती केस ने देखो क्या किया, उन्होंने कहा कि ठीक है, पार्लियामेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करेगी तो फंडामेंटल राइट्स को लिया जा सकता है वापस, ठीक है। एंड एज फार एज आर्टिकल 13 इज कंसिडर्ड, तो आर्टिकल 13 में क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं किया जा सकता, तो उस हिसाब से चलो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 के हिसाब से लॉ नहीं है, ठीक है। केशव नंदा भारती ने ये दोनों चीजें मान ली, लेकिन पार्लियामेंट की नीयत का क्या भरोसा। आज अच्छी गवर्नमेंट है तो सब ठीक है, लेकिन कल को कोई खराब गवर्नमेंट आ गई, फिर कोई खराब लेजिस्लेचर चुना गया, फिर राइट। तो उन्होंने लगाया डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और इस चीज ने, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ने पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पावर है उसके ऊपर चेक लगा दिया। तो अगर कोई इस तरीके से ये अमेंडमेंट लाते हैं जिससे वो फंडामेंटल राइट्स में कुछ मॉडिफिकेशन होती है जो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, उस केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को अप्लाई करते हुए वो अमेंडमेंट नल एंड वॉइड हो जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 13 की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के हिसाब से वो नल एंड वॉइड हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? आई थिंक नाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली, ठीक है। इसमें ही देखो, कोई भी अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 के हिसाब से होती है, दैट इज नॉट अ लॉ अंडर आर्टिकल 13। बताओ करेक्ट है ये? ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर? पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखो आंसर तो वैसे हमें पता लग ही गया, बट अगर एलिमिनेट करना हो तो बी को एलिमिनेट कर सकते हैं। पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, कर सकती है। बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वायलेट नहीं होनी चाहिए। अमेंडमेंट हो सकती है, ये चीज बहुत ध्यान से समझ लेना, बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं, ठीक है। आई हैव बीन इन टच विद मेनी स्टूडेंट्स जो टेस्ट सीरीज के साथ भी एसोसिएटेड हैं, तो वो ये यहां पे फंस गए थे। यहां पे नहीं फंसना, अमेंडमेंट हो सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वो वायलेट नहीं होगा। तो 2 करेक्ट है, ठीक है, 1 और 2 इकट्ठे आने चाहिए, तो सी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ 3, आर्टिकल 368 प्रोवाइड्स फॉर बोथ प्रोसीजर एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आर्टिकल 368 में ये दोनों चीजें हैं,
ठीक है, 368 में ये दोनों चीज़ें हैं, और ये आपने लक्ष्मीकांत में आई एम वेरी श्योर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का एक चैप्टर है फुल फ्लेज, तो उसमें भी जरूर पढ़ लिया होगा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। अब जो हमने कहानी पूरी यहाँ पे समझी, ठीक है, अब ऐसा होता है दोस्तों कि कई बच्चे क्या कहते हैं कि टेस्ट सीरीज है ना, या हमने ये क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, वो चाहते हैं कि एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में। बट आप बताओ क्या ऐसा होता है? अगर किसी के पास ऐसे ही गुड्डी कोई आ जाती, ठीक है, या ऐसी गिद्दड़ सिंगी होती जहां से हमें प्रेडिक्ट कर लेते कि यूपीएससी क्या पूछने वाली है, फिर तो क्या ही बात थी। ठीक है, जिंदगी तो अमृत बन जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है, इतना नेगेटिव भी नहीं हमने होना। क्वेश्चन आस पास से आ सकता है। जितनी कहानी हमने अभी तक पिछले क्वेश्चन में समझी, इस क्वेश्चन में अप्लाई करो, और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप मुझे खुद दोगे। ये क्वेश्चन कह रहा है कि नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में दो स्टेटमेंट्स हैं, आप बताओ कि करेक्ट कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसेंक्ट इन नेचर। सेक्रोसेंक्ट इन नेचर का मतलब कि फंडामेंटल राइट्स को छेड़ा नहीं जा सकता इवन बाय पार्लियामेंट। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? गोलकनाथ केस, उन्होंने क्या कहा? पार्लियामेंट ने बोला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फंडामेंटल राइट ले सकती है। गोलकनाथ में क्या कहा? नहीं ले सकती। तो यानी कि गोलकनाथ केस ने कहा कि पार्लियामेंट जो है वो नहीं ले सकती, तो इसलिए फंडामेंटल राइट्स आर सेक्रोसेंक्ट इन नेचर, उनको एब्रिज नहीं किया जा सकता, उनको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो दिस इज ट्रू। लेकिन बाद में गोलकनाथ केस की जो जजमेंट थी, केशव नंदा भारती केस में लार्जर बेंच बना था। तो लार्जर बेंच जब बनता है तो पुरानी जजमेंट को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को भी, अगर आपने वो चैप्टर पढ़ रखा है तो यू मस्ट नो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होती है कि अपनी पिछली जजमेंट को रेक्टिफाई कर सकता है वो बाय मेकिंग अ लार्जर बेंच। ठीक है, तो केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर को जब एक्सरसाइज करना है, यूज करना है, तो इट कैन अब्रिज और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ, ये प्रोविजन जरूर है कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं वायलेट होगा। ठीक है, लेकिन यहां पे सिर्फ इतनी ही बात की गई है, तो हमने बस इतना ही पढ़ना है। राइट, तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, और आप में से जितने बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, एक्सीलेंट, खुद को शाबाशी दो। ठीक है, आप लोग बहुत ही ना अपने ऊपर हार्श हो जाते हो कभी कभी। ठीक है, आई एम इन टच विद मेनी स्टूडेंट्स, वो तो लाइक एक दिन अगर थोड़ा सा 8 घंटे के बजाय 6 घंटे पढ़ाई कर पाए, उनको लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा पाप हो गया। तो ऐसे नहीं फील करना। ठीक है, क्वालिटी स्टडीज मैटर करती हैं। आप 6 की बजाय 5 घंटे पढ़ो, लेकिन क्वालिटी दो। 5 घंटे पढ़ाई का मतलब सिर्फ पढ़ाई, ये नहीं कि हर 15 मिनट बाद आप कुछ ना कुछ व्हाट्सएप खोल रहे हो, इंस्टाग्राम खोल रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल दोज हु हैव मार्क द करेक्ट आंसर, आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसे ही सही डायरेक्शन में अगर चलते रहे तो प्रीलिम्स क्या, पूरा का पूरा पेपर आप जरूर क्रैक कर पाएंगे, और बहुत जल्द लबसना में भी आप पहुंचेंगे। ठीक है, एंड आई विल कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी इफ आई गेट टू ड्रॉप यू देयर। ठीक है, अंदर तो कौन ही घुसने देगा, वो सिर्फ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही जा पाते हैं। ठीक है, एनीवेज, तो इसके दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो आंसर इसका सी बन गया। तो आपने देख लिया, पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के थ्रू हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली टेस्ट सीरीज की रेलिवेंस आ जाती है कि जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ उस क्वेश्चन तक आप लिमिटेड ना रहिए। मैं अगेन आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, सिर्फ आप कोई भी टेस्ट सीरीज यार फॉलो करो। ठीक है, देयर आर मेनी सोर्सेस। बात यह है कि जब वो टेस्ट सीरीज करनी है तो लिमिटेड ना रखो खुद को, गो बियॉन्ड व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन, थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझो। ठीक है, वो जो चीज़ें क्वेश्चन में आ रखी हैं, 3 स्टेटमेंट्स थी ना उस क्वेश्चन में, तो उन तीनों स्टेटमेंट्स को हमने समझा, उसकी रेलिवेंस समझी। उस रेलिवेंस को समझने की वजह से हम ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने टेस्ट सीरीज को फॉलो करना है। ठीक है, तो SIP प्लस प्रोग्राम में भी कुछ इसी तरह की अप्रोच हम फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखो आपके पास एडवांटेज क्या है, अभी तो आपको PDF मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्लासेस के साथ साथ आपको बुकलेट्स भी मिलेंगी। 10 बुकलेट्स का सेट होगा इसमें। ठीक है, 10 बुकलेट्स का सेट रहेगा, जिसमें कोर कंपोनेंट्स लाइक मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एटसेट्रा एंड करंट अफेयर्स की भी कुछ बुकलेट्स रहेंगी। 1.5 साल के करंट अफेयर्स आपके कवर हो रहे हैं इसमें, और ये करंट अफेयर्स को ब्रेक करके हम कवर कर रहे हैं। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का एक कंपोनेंट होगा, प्लेसेस इन न्यूज़ का कंपोनेंट होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक कंपोनेंट होगा, एंड सो ऑन। तो इस वजह से इस 1.5 साल के करंट अफेयर्स को कवर करना आसान है, और हमने ये एनालिसिस करके कवर किया है इसे कि UPSC कहाँ से पूछती है। राइट, तो यहाँ पे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। लाइव क्लासेस होंगी, नो नॉनसेंस CSAT की वर्कशॉप्स होंगी। राइट, और इसी के साथ साथ एक फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज इसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसमें 75 सेक्शनल टेस्ट होंगे, 50 MCQs ईच, और 16 फुल लेंथ टेस्ट होंगे,
जीएस के और सीसैट दोनों के, जीएस के 100 एमसीक्यूज, सीसैट के 80 एमसीक्यूज जैसे यूपीएससी में आते हैं। और ना केवल आपको इसकी एक्सप्लेनेशन पीडीएफ दी जाएगी, बल्कि वीडियो सॉल्यूशंस में ये भी बताया जाएगा कि किसी एक क्वेश्चन को अगर थोड़ा डिफिकल्ट है तो कैसे गेस वर्क लगा के आप उसको सॉल्व कर सकते थे। तो बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा उससे। थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा तो जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूं कि 3 टैग रूल फॉलो करना है टेस्ट सीरीज देते समय, बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस, डाउटफुल क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस जिसके बारे में हवा ही नहीं है। तो हमारा जो सिलेक्शन है प्रीलिम्स में वो ये वाले क्वेश्चंस करवाएंगे। जो डाउटफुल क्वेश्चंस हमारे जितने ठीक होंगे बाकियों से हमें उतना आगे वो पहुंचा देंगे। और ये चीज तब होती है जब थॉट प्रोसेस हमारा सही जाता है, ठीक है। और थॉट प्रोसेस के लिए रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जब देखोगे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि किस तरीके से उसे सॉल्व किया जा रहा है, सो दैट विल ऑल्सो हेल्प, राइट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। और इसका जो 8th बैच है दोस्तों वो अभी रिसेंटली कल ही स्टार्ट हुआ था। तो इसमें एडमिशंस जो हैं वो 13 मार्च के बाद बंद हो रही हैं। तो अगर आप में से कई बच्चे थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करते हैं, उसका कारण ये है कि आप जब एक्शन नहीं करोगे, दैट इज द रीजन ऑफ डीमोटिवेशन। जब प्लान नहीं दिख रहा होगा अपना, दैट कॉजेज डीमोटिवेशन। और डीमोटिवेशन में अच्छी खासी तैयारी के बावजूद भी फेलियर देखने को मिल सकता है। इस चीज को अवॉइड करो। SIB प्लस प्रोग्राम में एक प्लान दिखेगा आपको, डेली क्या करना है वो पता होगा, क्लासेस लगेंगी, टेस्ट होंगे। सो यू हैव अ प्लान, यू हैव समथिंग टू कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड। तो उसमें डीमोटिवेशन तो आएगी नहीं, ठीक है। एग्जाम में भी अच्छी खासी तैयारी के साथ कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे। सो ये सब कुछ करोगे, ठीक है, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। 100% श्योरिटी से तो कोई भी नहीं कह सकता, इवन द टॉपर उसको भी डर लगता है, ठीक है। अगर पेपर में कुछ इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन हाँ, अच्छी तैयारी के साथ जाना हमारा कर्तव्य है। और जब हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो यूनिवर्स हेल्प्स अस, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। तो जिनको जरूरत है इस कोर्स की उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन देनी देखो जरूरी थी, राइट। बहुत से पोटेंशियल कैंडिडेट्स अगर उनको सही डायरेक्शन मिल जाएगी, सो दे माइट जस्ट क्रैक द प्रीलिम्स, राइट। दैट इज द रीजन आई हैव टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू सो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है। और इसका जो फर्दर इसकी डिटेल्स है ना, वही आप डिस्क्रिप्शन में लिंक जब क्लिक करोगे तो इसका डिटेल्ड ब्रोशर भी मिल जाएगा। तो उसमें इसका जो शेड्यूल हम फॉलो करेंगे वो, एंड फर्दर फीचर्स एंड अदर थिंग्स, तो उसके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में भी आपकी ज्यादातर क्वेरीज वहां पे एड्रेस हो जाएंगी। जिनकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, उनको बुक्स की जरूरत नहीं है, उनको लाइव क्लासेस की जरूरत नहीं है, अगर उन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है, लेकिन MCQ सॉल्व करने की अप्रोच की जरूरत है, तो वो सिर्फ इकलौता DBT का कॉम्पोनेंट है, उसमें एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अ टेस्ट सीरीज, आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। इसमें अगेन 75 सेक्शनल टेस्ट, 16 फुल लेंथ टेस्ट, GS प्लस CSAT, एक्सप्लेनेशन PDF एंड यू विल ऑल्सो गेट वीडियो एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जिससे कि आपके थॉट प्रोसेस जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उस पर आप वर्क कर सकते हैं। अब इतनी बड़ी कहानी के बाद वापस आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन फटाफट से आपने करेक्टली सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं कि विद रेफरेंस टू डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक बार ढंग से पढ़ लो, उसके बाद अगर ये आपको अभी याद नहीं भी आ रहा तब भी किताब खोले बिना इसको कैसे सॉल्व करना है, वी विल सी दैट, ठीक है। तो हमने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर मैं आपसे बोलूं कि हे जैक गिव मी माय ड्यू शेयर, इसका क्या मतलब है कि जो जस्टिफाइबल है मेरा, जो हमने कुछ किया, मान लो लूट मचाई गई, वो लूट का पैसा आया, मैं उसको बोल रहा हूं मेरा मुझे ड्यू शेयर दे भाई, राइट। इसका मतलब क्या है कि जो शेयर है उसमें जो जस्टिफाइबल है, जो जायज बनता है वो मुझे दिया जाए, ठीक है। ड्यू मीन्स दिस। अब पहली स्टेटमेंट कह रही है कि डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चेक्स फॉर प्रोसीजरल करेक्टनेस, whereas doctrine of procedure established by law checks correctness as well as fairness of law। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में प्रोसीजर वर्ड आ नहीं रहा और ये कह रहा है प्रोसीजरल करेक्टनेस, कान खड़े हो जाने चाहिए। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में फेयरनेस, ठीक है, फेयर एंड लवली वाला फेयरनेस नहीं, फेयरनेस मतलब ड्यू, जस्टिस, जस्टिसेबल, वो वर्ड कहीं आ नहीं रहा और ये कह रहा है फेयरनेस ऑफ लॉ। तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है, उल्टा कर दिया इन्होंने। और यूपीएससी का फेवरेट तिगड़म यही है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सिर्फ लॉ की करेक्टनेस नहीं चेक की जाती, ठीक है, कि लॉ करेक्ट है कि नहीं है, ये भी चेक किया जाता है कि क्या लॉ फेयर है, कि ऐसा तो नहीं कि अनरीजनेबली लॉ बना रखा है, कि लॉ बन गया लेकिन लिबर्टी को बहुत ज्यादा सबड्यू कर रहा है, ठीक है। तो फेयरनेस भी उसकी चेक की जाती है। जबकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ में ऐसा होता है कि एक बार लॉ बन गया, चाहे वो हार्श ही क्यों ना हो, तो जो लॉ कह रहा है उसी को फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में और ये लक्ष्मीकांत में गिवन है, ठीक है। बस याद करने का ये तरीका समझ लो, ड्यू का मतलब पता हो और ये प्रोसीजर पता हो तो आप समझ जाओगे। ये पहली स्टेटमेंट हो गई गलत, पूछा गया है करेक्ट,
तो हमारा आंसर ना ए हो सकता है ना ही सी हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ वेयर एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, अब ये सवाल बनता है यार, इसमें देखो, इसमें ऐसा है कि मैं पर्सनली इसको समझने के लिए निर्भया केस को रेफर करता था। निर्भया केस में ऐसा था कि एक माइनर था हु कमिटेड द क्राइम, लेकिन उस टाइम के लॉ के हिसाब से वो बच गया माइनर होने की वजह से। जिसका मतलब क्या है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम में सिर्फ लॉ की करेक्टनेस के ऊपर ध्यान दिया, ये नहीं देखा कि अगर माइनर भी कोई ऐसा क्राइम करता है जिसका इम्पैक्ट एक एडल्ट इंसान ने अगर वो क्राइम किया होता बिल्कुल वही इम्पैक्ट होता, तो उस केस में तो सजा मिलनी चाहिए थी। ठीक है, वो फेयरनेस चेक होनी चाहिए थी, तो फेयर कहीं ना कहीं नहीं था। तो दैट इज द रीजन, ये चीज, ये एग्जाम्पल, ये रेफरेंस मुझे हेल्प करती है टू रिमेंबर दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। ठीक है, लेकिन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पे है। अमेरिका दुनिया की सबसे पहली डेमोक्रेसी है, राइट? तो वहां पे जो लॉज बनते हैं उसमें ना केवल प्रोसीजर के ऊपर ध्यान दिया जाता है बल्कि उसकी फेयरनेस के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। लोगों की लिबर्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है वहां पे अमेरिका में। ठीक है, दैट इज द रीजन दे आर वेरी प्राउड ऑफ द डेमोक्रेसी। फ्रीडम का झंडा इसलिए हर जगह लेके जाते रहते हैं। वेब सीरीज में भी आप देखोगे कि अमेरिका के पास क्या है, फ्रीडम, इसके ऊपर बड़ा अभिमान है। तो अमेरिका जो है इट प्रोवाइड्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोवाइड्स फॉर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो यहां पर भी क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। पहली भी स्टेटमेंट गलत, दूसरी भी गलत, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा? ऑप्शन डी बनेगा इसका आंसर। ठीक है, काइंडली करेक्ट, काइंडली नोट, इसका जो आंसर है ऑप्शन डी बनेगा। अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है, ठीक है, और इंडिया में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो होता है। करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। अब लिबर्टी के ऊपर ये सवाल है, एक बार पढ़ लो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज और आर करेक्ट विद रेफरेंस टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। नेगेटिव लिबर्टी गिव्स फ्रीडम टू अचीव गोल्स एंड लिव लाइफ at will. Positive liberty connotes freedom from external constraints. ठीक है, नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी, अब ये क्या होता है भाई? ठीक है, कुछ नहीं, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, नहीं भी पता ना अभी बताता हूं। देखो, दो चीजें होती हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। नेगेटिव मतलब कुछ नहीं करना, किसी चीज के ऊपर रोक लगाना। पॉजिटिव करने देना, कोई चीज है खुल के करो। ठीक है, खुल के करो। अब लिबर्टी क्या होता है? फ्रीडम। ठीक है, लिबर्टी फ्रीडम एक लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं कि अगर मेरे पास सोचने की लिबर्टी है, सो आई हैव फ्रीडम टू थिंक। ठीक है, अगर मेरे पास अपने विचार व्यक्त करने की लिबर्टी है, आई हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस माई व्यूज, राइट? अब जो रोक लगती है लिबर्टी या फ्रीडम के कॉन्टेक्स्ट में, अगर रोक लगाई जाती है, वो किस पे लगाई जाती है? किसी बाहरी शक्ति के ऊपर, है ना? स्टेट एग्जिस्ट करती है टू कंट्रोल द सिटीजन्स। ये, और सिटीजन्स को कंट्रोल क्यों करना है? क्योंकि सोसाइटी का ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहां पे नेगेटिव के, लिबर्टी के साथ जब नेगेटिव जुड़ता है तो रोक लगाने की बात की जाती है, लेकिन रोक फ्रीडम के ऊपर नहीं लगती, उन चीजों पर लगती है जो फ्रीडम को रोक सकते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, इस बात को समझ लो। तो यानी कि नेगेटिव लिबर्टी इज द फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, जबकि पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है कि जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो यानी कि अगर मेरे पास लिबर्टी है तो मैं एक्सरसाइज करूंगा अपनी फ्री विल के साथ। ठीक है, आई विल लिव माई लाइफ एट विल। तो पॉजिटिव लिबर्टी ये है कि अगर मैंने कुछ गोल बनाया है, ठीक है, मेरा गोल है कि मैंने स्टार्टअप करना है, लेट्स से, राइट, या कुछ भी कंस्ट्रक्टिव चीज करनी है, नॉट डिस्ट्रक्टिव ऑफ कोर्स, कुछ कंस्ट्रक्टिव करना है, तो मेरे पास अधिकार है कि मैं अपना स्टार्टअप कर सकता हूं। लेकिन स्टेट अगर वो बिना बात के टैक्सेस लगा दे, कॉन्स्ट्रेंट्स लगा दे कि नहीं जी नहीं, आप स्टार्टअप नहीं कर सकते, आपको इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा, राइट, या फिर इस एज के होना पड़ेगा, तो वो क्या है? कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। तो लिबर्टी में क्या है कि वो कॉन्स्ट्रेंट्स हट जाते हैं। पॉजिटिव लिबर्टी में नहीं, नेगेटिव लिबर्टी में वो कॉन्स्ट्रेंट्स हटाए जाते हैं, और पॉजिटिव लिबर्टी में है कि हाँ आप वो कर सकते हो। ठीक है, ये दो चीजें हैं, इनको समझ लेना। मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से जो आपको समझाया है आप ये कॉन्सेप्ट्स को कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसी तरीके से पॉजिटिव इक्वालिटी और नेगेटिव इक्वालिटी होती है। पॉजिटिव इक्वालिटी में सभी को बराबर माना जाता है, लेकिन नेगेटिव इक्वालिटी में जहां पर किसी के पास कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं, उनकी इक्वालिटी की आड़ में जो आ जाते हैं, तो उनको हटाने की बात की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। ठीक है, करेक्ट पूछा है, तो दोनों ही गलत हैं, तो आंसर बन गया ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट?
एज पर आर्टिकल 12। स्टेट आर्टिकल 12 के हिसाब से, अब आर्टिकल 12 और 13 ये फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के साथ कहीं ना कहीं डील करते हैं, ठीक है। तो स्टेट के ऊपर फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट जो किया जाता है वो किसके अगेंस्ट वो प्रोटेक्शन मिलती है, स्टेट के अगेंस्ट, है ना। और कुछ राइट्स प्राइवेट सिटीजन्स के अगेंस्ट भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे अनटचेबिलिटी एक एग्जांपल है कि दैट पर्टिकुलर राइट इज नॉट जस्ट प्रोवाइडेड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ स्टेट बट ऑल्सो अगेंस्ट द प्राइवेट सिटीजन्स, राइट। तो आर्टिकल 12 यहां पे स्टेट की परिभाषा क्या हो सकती है, तो बेसिकली कोई भी ऐसी एजेंसी, कोई भी ऐसी बॉडी जो सरकार के साथ जुड़ी हुई है वो स्टेट है। पार्लियामेंट क्या ये स्टेट है? बिल्कुल है। लेजिस्लेचर कहते हैं ना इसको, तो स्टेट के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, जुडिशरी भी स्टेट के साथ लिंक्ड है। इसी के साथ साथ जो ऐसी एजेंसी जो स्टेट के बिहाफ पर काम कर रही है, ठीक है, मान लो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है, स्टेट ने, सरकार ने उसको आउटसोर्स कर दिया कोई काम, तो वो भी स्टेट मानी जाएगी, ठीक है। तो पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, स्टेट का पार्ट है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये भी स्टेट का पार्ट है, ये सेंट्रल लेवल पे है, ये स्टेट लेवल पे है। और प्राइवेट एजेंसीज विच परफॉर्म द फंक्शंस डेलीगेटेड बाय स्टेट, ये भी स्टेट का पार्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन के अगेंस्ट खुद को बचाने के लिए पार्लियामेंट ऐसे तो सारा कुछ आउटसोर्स कर सकती है सरकार, है ना, और वो बच जाएंगे, तो वो नहीं है। अगर प्राइवेट एजेंसी स्टेट की एजेंसी की तरह काम कर रही है, स्टेट के बिहाफ पे काम कर रही है, तो उसको भी स्टेट माना जाएगा। तो तीनों ही स्टेट हैं। आंसर बन गया ऑप्शन डी। एंड एवरीवन हु हैज मार्क्ड दिस आंसर करेक्टली गिव अ पैट ऑन योर बैक, ठीक है। और वैसे भी इजी क्वेश्चन था, मुझे लगता है सभी का करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। गुड, ठीक जा रहे हो आप। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रीट्स ऑल रिलीजन एज इक्वल। किसकी बात हो रही है? ये सेक्युलरिज्म की, ठीक है, सेक्युलरिज्म की बात हो रही है। सेक्युलरिज्म इज स्पेल्ड एज दिस, ठीक है। कई बच्चे इसके स्पेलिंग कुछ गलत कर देते हैं, उनसे ना यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं आई और यहाँ पे के क्यों आ जाता है, आई डोंट नो, बट इसके स्पेलिंग ये करेक्टली नोट कर लो आप, ठीक है। और यूपीएससी की तैयारी करनी है तो यही स्पेलिंग्स चलेंगे, ठीक है। तो स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स, स्टेट डज नॉट इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर्स। और पहले ये देख लो कि यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया कि कौन सा इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा सेक्युलरिज्म को डिफाइन कर रहा है। तो अगर स्टेट रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर ना करती, ठीक है, पार्लियामेंट स्टेट का ही पार्ट है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने समझा। ट्रिपल तलाक बिल आया ही था, ठीक है, तो रिलीजियस मैटर में कर ही सकती है इंटरफेयर, ठीक है, इंटरफेयर या इंटरवीन कर सकती है, लेकिन हाँ पार्शियलिटी नहीं करेगी, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। तो स्टेट इंटरवीन कर सकती है और इसको कहा जाता है क्या, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट बताया था, तो यहां पे ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म बनता है कि इंटरवेंशन होती है लेकिन उसमें इंश्योर क्या किया जाता है कि सभी रिलीजन्स को बराबरी से प्रमोट या उनको सपोर्ट किया जाए, ठीक है। जो पिलग्रिम कुछ सब्सिडी मिलती है तो दैट सब्सिडी इज गिवन फॉर ऑल रिलीजन, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रिलीजन को यहाँ पे फेवर की जाती है। तो स्टेट कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रही है अपना, ठीक है। अगर लैंड के भी टैक्सेस नहीं लेते, जैसे रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर टैक्सेस नहीं लगते लैंड से रिलेटेड, तो वो सभी रिलीजियस प्लेसेस के लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक रिलीजन को वहाँ पे फेवर की जा रही है। तो स्टेट कहीं ना कहीं इंटरवीन करती है, लेकिन हाँ वो पॉजिटिव इंटरवेंशन है और पार्शियलिटी नहीं है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट ये गलत हो गई है, ठीक है। तो जहां जहां मानना रहा है उसको हटा दो। 2 हमें इसको देख के पता लग रहा है कि ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और ये बात सही भी है, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट डज नॉट लेवी फी ऑन एनी रिलीजियस एंडाउमेंट्स। ये स्टेटमेंट बताओ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि गलत है? स्टेट डज नॉट लेवी फी ऑन एनी रिलीजियस एंडाउमेंट। यहां पे आप लोगों से गलती हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैंने टैक्स की बात कर दी तो आप इसको हो सकता है गलत मान लो, ठीक है, इसको सही मान लो। लेकिन यहां पे एक डिफरेंस है बिटवीन फी एंड बिटवीन टैक्स। टैक्स नहीं लगता इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, टैक्स नहीं लगता, लेकिन फी रिलीजियस एंडाउमेंट के कॉन्टेक्स्ट में फी लग जाती है। ये फी किस लिए है? ये किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की एडमिनिस्ट्रेशन को सस्टेन करने के लिए होती है, ठीक है। तो फी लगाई जा सकती है और ये चीज आपके लक्ष्मीकांत में भी गिवन है, ठीक है। वो चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। सेक्युलरिज्म जहां पे एक्सप्लेन्ड है, जहां जहां पर भी एक्सप्लेन्ड है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो यहां पे फी की बात की जा रही है, टैक्स की बात नहीं की जा रही। तो जहां पे स्टेट कैन लेवी फी ऑन एनी रिलीजियस एंडाउमेंट बट इट कैनॉट लेवी टैक्स,
ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट जो है ये हो गई गलत, तो आंसर क्या बन गया, ऑप्शन बी। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन गलत हो सकता था, बट नाउ यू पीपल नो कि थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए था, और यही रेलेवेंस है टेस्ट की या एमसीक्यू प्रैक्टिस की, कि आपको ये समझ आ जाए कि मैं जो सोच के मैंने आंसर मार्क किया वो सोच सही थी या नहीं। आंसर अगर सोच सही है ना, सोच सही करनी सीख लो, आंसर अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार आप पढ़ लो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन अंग्रेजों का मॉडल, ठीक है, ब्रिटिश मॉडल, बट हाउ डज आर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल, कि हमने अंग्रेजों का ही सिस्टम फॉलो किया, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर काफी राज किया था, तो इट मेड सेंस कि सिस्टम की थोड़ी सी सिमिलैरिटी होनी ही थी। ठीक है, वी वर फेमिलियर विद दैट सिस्टम। 1937 के इलेक्शंस में वी वर्कड अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट्री सिस्टम ओनली, तो कहीं ना कहीं वो जस्टिफाइड भी है। अब डिफरेंस हमने देखना है। पहली स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रही है। पहली स्टेटमेंट आपसे कह रही है कि लेजिस्लेशन के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो सॉवरन है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामेंट की जो लेजिस्लेट करने की पावर है, कानून बनाने की पावर है, वो लिमिटेड है। ये स्टेटमेंट ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है। कौन करता है लिमिट पार्लियामेंट की पावर को? कौन करता है लिमिट? कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशंस लग रखी हैं। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी फिर कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग की लाइंस क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से लोग पार्लियामेंट की पावर को यहां पे लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, बट इतना ज्यादा डीप में मत जाना, कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है, और यहां पे इतना पूछा भी नहीं हुआ कि कौन लिमिट कर रहा है, तो इतना हम जाएंगे भी नहीं, तो इट इज बीइंग लिमिटेड। सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट, मैटर्स related to constitutionality of amendment of an act of parliament are referred to constitution bench of the Supreme Court. ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या फॉल्स है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, तो आंसर बन गया आपका सी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी अगर चेक करनी है तो ऑब्वियसली वो सुप्रीम कोर्ट में ही जाती है। ठीक है, वो जो केस डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन भी अप्लाई होती है जहां पे उसको होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहली कह रही है कि एनी लॉ वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ पर्सोनल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स। ये ट्रू है कि फॉल्स है? लक्ष्मीकांत में गिवन है। आर्म्ड फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेशन डिफरेंट रहती है, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में हमें डिसिप्लिन चाहिए होता है। ठीक है, सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि उनके पास सारे फंडामेंटल राइट्स होंगे, और उसमें नॉट जस्ट कॉम्बैट सोल्जर्स की बात भी नहीं की जा रही, इवन जो नॉन कॉम्बैट रोल्स भी परफॉर्म करते हैं वहां पे, जैसे कुक्स एंड एटसेट्रा, उनके भी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कई बार थोड़े सरेंडर उनको करने पड़ते हैं। ठीक है, सो अगर कोई लॉ आर्म्ड फोर्सेस के लोगों को के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ठीक है, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस की डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए सर्टन एसेंशियल कंडीशंस आर रिक्वायर्ड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बाय लॉ, एक लॉ बनाकर पार्लियामेंट और स्टेट की असेंबलीज वो क्या कर सकती हैं? फंडामेंटल राइट, स्टेट पुलिस फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ये ट्रू है कि फॉल्स है? देखो यहां पे भी आपसे गलती हो सकती है। अब यहां पे क्या गलती हो सकती है कि स्टेट पुलिस जो है इसका कंट्रोल स्टेट के पास होता है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ये स्टेट की जिम्मेदारी रहती है ना, तो आपको लग सकता है कि हाँ स्टेट असेंबली भी अगर कोई लॉ पास करे तो इनके फंडामेंटल राइट्स इंपैक्ट हो सकते हैं। लेकिन यहां पे ट्विस्ट है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं, सिर्फ पार्लियामेंट ही है जो कानून बना के स्टेट पुलिस फोर्सेस के फंडामेंटल राइट्स को खींच सकती है। ठीक है, ये याद रखना, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ऐसी पावर नहीं है। अगर स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा करता भी है, पार्लियामेंट का लॉ जब तक नहीं आता, इसको चैलेंज किया जा सकता है फिर तो, और दूसरी चीज जब तक पार्लियामेंट का लॉ नहीं आता तब तक यहां पे दिक्कत आएगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट इस हिसाब से गलत हो गई, पहली करेक्ट है। आंसर हमारा बन गया बी। रीजन नॉट करेक्ट पूछा था। ठीक है, नॉट करेक्ट वाज आस्क्ड, दैट इज द रीजन, बी बनेगा। ठीक है, अगेन ये मम्मा पापा ने नहीं पढ़ना, हम ही ने पढ़ना है, पेपर हम दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है। पहला कह रहा है द सिस्टम ऑफ टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन डज नॉट रिप्रेजेंट द होल इलेक्टोरेट। तो ये बेसिकली जो सिस्टम ऑफ वोटिंग है ना उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा कह रहा है कि इन इंडिया की फंक्शनरीज लाइक प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एटसेट्रा दे आर इलेक्टेड बाय फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो आप सबको पता है
कि प्रेसिडेंट और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेसिडेंट के केस में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसके आधार पर इलेक्शन होता है। तो दूसरी स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो गई। पहली स्टेटमेंट क्या है कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है ये पूरे के पूरे इलेक्टोरेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ठीक है, तो ये बात सही है। एक टेरिटरी है, ठीक है, उसमें मान लो बहुत से लोग हैं, ठीक है, लेट्स से दीज आर पीपल, बहुत सारे, ठीक है, दीज आर पीपल थोड़े से, और ये भी एक बेचारा बंदा है। अब इन्होंने क्या किया, एक नेता चुना। सिर्फ ये लोग चाहते थे कि ये हमारा नेता बने, हमारा नेता कैसा हो, हमारे ही जैसा हो, ठीक है। इन लोगों ने कहा हमें तो ये नेता चाहिए था, इन्होंने कहा, इसने कहा कि मैं खुद ही नेता बन जाता हूं, राइट। तो ये नेता जो बना है ये इनको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्होंने सिलेक्ट किया। और क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बेसिकली वोटिंग जब हुई तो जो भी फर्स्ट पास द पोस्ट हो जाता है वो इलेक्ट हो जाता है। यू पीपल नो व्हाट फर्स्ट पास द पोस्ट इज, ठीक है, यू शुड नो, नहीं पता तो एक बार रिवाइज कर लेना। तो ये अब यहां पे रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही और ये नहीं मिल रही, ठीक है। हालांकि इलेक्ट करने के बाद अब इसकी जिम्मेदारी बनेगी कि इनके मुद्दों को इग्नोर नहीं करना जस्ट बिकॉज कि इन्होंने ये माइनॉरिटी में है, ठीक है, ये बात की बात है। लेकिन हाँ, जहां तक रिप्रेजेंटेशन की बात है तो ये पूरी इलेक्टोरेट को एक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जब डिबेट हो रही थी तो ये किसी ने आर्ग्यू किया था कि लोकसभा के इलेक्शंस में भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान रखा जाए। उससे क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से या पूरी पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इन सेक्शंस की भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। कि मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को फिर मल्टीपल सीट्स अलॉट होनी थी, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है। और उसमें क्या होना था कि जैसे ये ज्यादा लोग, ज्यादा मेजोरिटी इनकी थी तो इनके मान लो 3 रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, ठीक है, ये थोड़े कम थे, इनके 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और ये बहुत ही कम है, इसका 1 रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन सभी के सभी अपनी पॉपुलेशन के बेसिस पर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होता, टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में ये सिस्टम नहीं होता है, राइट। अकॉर्डिंगली हमारा आंसर जो है वो 1 बन जाता है, ठीक है, ये गलत थी, ये ट्रू है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल इज नॉट करेक्ट। स्टेट सिविल सर्विसेज का यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, पंजाब पीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है, एचसीएस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, यूपीपीएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है, बार बार आता है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल को अच्छे से रिवाइज कर लो। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का चैप्टर जो है लक्ष्मीकांत में, जो यूनिट्स हैं उनको रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स आप पढ़ोगे तो मैं सीधा बताता हूं कि आपको कंफ्यूजन कहां पे होगी। कंफ्यूजन आपको इन दोनों में हो सकती है, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको शायद करेक्ट मार्क कर दें, क्यों? क्योंकि अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट में बैठ सकता है, अपने विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता, करेक्ट। ये स्टेटमेंट कह रही कि ही एंजॉयज ऑल प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। तो ये प्रिविलेजेस को ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कई बच्चे कि ये वोटिंग का अधिकार भी इसको दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यहां पे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज का मतलब अलग है, ठीक है। तो यहां पे जब अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में बैठता है तो उसको सारे प्रिविलेज इम्यूनिटीज मिलती हैं जो एक मेंबर पार्लियामेंट को मिलती है, एक्सेप्ट राइट टू वोट, ठीक है, बिल के ऊपर, राइट। तो इसको उसी कॉन्टेक्स्ट में यहां पे पढ़ना है, राइट। और वैसे भी जब सी ऑप्शन यहां पे दे रखी है कि हिज सैलरी इज फिक्स्ड एंड इज चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उस केस में इसका सवाल ही नहीं बनता गलत होने का, ठीक है, सही होने का, सॉरी, राइट। तो यहां पे जो आर्टिकल में लिखा है ये वही यहां पे बात की जा रही है, यहां पे वोटिंग की बात नहीं की जा रही, ठीक है। वोटिंग अलग चीज है, ये प्रिविलेज एंड इम्यूनिटीज दिस शुड कम इन इन्वर्टेड कॉमर्स, ठीक है। प्रिविलेज कौन से? जो मेंबर पार्लियामेंट के भी प्रिविलेजेस होते हैं ना, वो प्रिविलेज। राइट टू वोट इज अनदर थिंग, और इम्यूनिटीज जो मेंबर पार्लियामेंट को दिए जाते हैं कि वो जो पार्लियामेंट में बोलते हैं उस बोले गई चीज के खिलाफ ऐसे बाहर कोई केस नहीं कर सकता, ऐसे तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खराब हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव्स का, है ना। तो उसकी बात हो रही है ये, ठीक है। तो यहां पे कंफ्यूजन आती है, इस वजह से बहुत से बच्चे स्टेट एग्जाम्स में गलत कर देते हैं, अब नहीं करना। तो इसकी जो सैलरी है इट इज डिटर्मिन्ड बाय प्रेसिडेंट एज ही मे डीम फिट, ठीक है। ये प्रेसिडेंट डिटर्मिन करता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं चार्ज होता, ये करेक्ट है। चलो इसका आंसर बन गया सी, इसको रिवाइज कर लेना एक बार। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं ये बता दूं कि ईपीएफओ का एग्जाम, इसकी नोटिफिकेशन आई थी, आप में से बहुत से लोगों ने इसका फॉर्म भर दिया है, ठीक है। अब फॉर्म भरना एक बात है, एग्जाम की अच्छी तैयारी करना अलग बात है, और उस एग्जाम को क्लियर कर पाना ये डिफरेंट है। फॉर्म भरना वो स्टेप 1, तैयारी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर तैयारी अच्छी है तो एग्जाम में सिलेक्शन हो सकता है, और ईपीएफओ में यूपीएससी सिविल सर्वेंट्स को काफी एडवांटेजेस हैं, ठीक है।
तो इसमें आपके कई कंपोनेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कि पॉलिटी, ठीक है, हिस्ट्री तो पूरा आता नहीं है, मॉडर्न हिस्ट्री ही आता है, फ्रीडम स्ट्रगल, तो ये भी आपका काफ़ी हद तक कवर होता है, इकोनॉमी का पोर्शन बहुत ज़्यादा कवर्ड रहेगा, ठीक है, और करंट अफेयर्स के ऊपर भी आपकी अच्छी खासी ग्रिप बनी रहेगी। जो एडिशनल कुछ कंपोनेंट्स हैं जैसे कि जर्नल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज एंड अ फ्यू मोर कंपोनेंट्स, ठीक है, और सीसैट वाले क्वेश्चंस भी इसमें काउंट होते हैं मार्क्स में। तो इनको ढंग से करने के लिए और इनको अच्छे से रिवाइज करने के लिए टीम स्टडी IQ ने एक कोर्स को स्टार्ट किया है, जिसकी क्लासेस 20 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं। एक बैच ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, उसमें अब एडमिशंस अगर लेना चाहते हो ले सकते हो, बट यहाँ पे अगर ज्वाइन कर लोगे तो डे 1 से इसके साथ जुड़े रहोगे, ठीक है, डे 1 से कंफ्यूजन नहीं फिर आपको आएगी, डे 1 से इसके साथ कनेक्टेड रहोगे, राइट। तो दिस इज अ गुड कोर्स, दिस इज अ गुड एग्जाम, पोस्ट अच्छी है, इट्स अ गुड पोस्ट। एक बार इसमें सेलेक्ट होके फिर आप आराम से अपनी IAS की भी तैयारी कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे, CS लाइव कोड यूज करके आप एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। और अगर आप ये 10 मार्च के आसपास देख रहे हैं इस वीडियो को, तो लेट मी टेल यू कि अभी भी होली का डिस्काउंट इस पे मिल जाएगा, ठीक है, 10 मार्च पे, तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। बट इन एनी अदर डे, ऑन एनी अदर डे यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड, ठीक है। तो 20 मार्च से पहले पहले ही कर लो, शाम 6 बजे का बैच रहेगा, आइडियल टाइम है, बहुत से वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बड़ा सही टाइम है, ऑफिस के बाद या कॉलेज के बाद, कॉलेज गोइंग लोगों के बाद के लिए भी ये सही टाइम है, वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोग अपना इवैल्यूएट करना कि कितने मार्क्स आए, मुझे अभी बताओ कमेंट्स पे, ठीक है, हाउ मेनी मार्क्स हैव यू स्कोर्ड, कितने मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हैं, कितने गलत हुए, कितने ठीक हुए, ये बताओ, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस आई थिंक अभी तक 11 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ना, तो इसमें से जिसके 6+ करेक्ट हो रहे हैं या 7+ करेक्ट हो रहे हैं वो ठीक जा रहा है, राइट। थोड़े क्वेश्चंस बीच में टफ थे, राइट, 7+ अगर कोई लेके आ रहा है तो वो ठीक जा रहा है। अगर किसी के 6-7 से कम है, नो नीड टू वरी, अभी गलती कर लो, एग्जाम में मत करना, ठीक है। माई बेस्ट विशेस विल ऑलवेज बी देयर विद यू। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इमरजेंसी और फंडामेंटल राइट्स दोनों के ऊपर ये क्वेश्चन बन गया। पढ़ो, तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट आइडेंटिफाई करनी है। पहला कह रहा है 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 दे आर ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, कब? When proclamation of national emergency is made on the ground of war or external aggression. करेक्ट है, क्यों? 44th अमेंडमेंट। पहले क्या था कि वॉर, इंटरनल एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबिलियन के केस में ये सस्पेंड हो जाते थे, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने कहा कि सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के केस में आर्टिकल 19 के जो 6 राइट्स हैं वो सस्पेंड होंगे, अदरवाइज आर्म्ड रिबिलियन के केस में नहीं होंगे। सेकंड कह रहे हैं कि आर्टिकल 359 ऑथराइजेस प्रेसिडेंट टू सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स दैट आर स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। ये स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ के मुझे बताओ कि क्या ये करेक्ट है या नहीं है, ध्यान से पढ़ना। इस स्टेटमेंट में ना तिगड़म लगा हुआ है, ठीक है, बड़ा ही माइन्यूट तिगड़म है, ये स्टेटमेंट ना गलत है। इसमें ऐसा है कि हम जब भी इमरजेंसी या फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंड होते हैं, राइट्स अपने आप में सस्पेंड नहीं होते, ये आपकी लक्ष्मीकांत बुक में भी बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है। राइट्स नहीं सस्पेंड होते, राइट्स की एनफोर्समेंट सस्पेंड होती है, ठीक है, राइट्स की एनफोर्समेंट सस्पेंड होती है, राइट्स सस्पेंड नहीं होते। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स दे आर नॉट सस्पेंडेड, उन राइट्स को लेके कोर्ट में जाना वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। बट उसमें भी कुछ राइट्स हैं जो सस्पेंड नहीं भी होते। आर्टिकल 20 एंड 21 दे रिमेन इनफोर्सेबल इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी ये एनफोर्सेबल रहेगा। एंड आर्टिकल 20 में क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन फ्रॉम सर्टन ऑफेंसेस, ठीक है, ये भी एनफोर्सेबल रहेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पे गलत होगी, थर्ड करेक्ट है। एंड लक्ष्मीकांत में एक बार आप इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लेना, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में ही इमरजेंसी वाले जहां पे चीज डिस्कस कर रखी है लक्ष्मीकांत में, वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़नी होती है स्टेटमेंट, देख के फर्स्ट गो में ये करेक्ट लगता है और जल्दबाजी में ये गलती हो सकती है, लेकिन वही बात है कि प्रैक्टिस करने से हमें तिगड़म पता लगेगा, और जितनी प्रैक्टिस से हम ये तिगड़म्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो एग्जाम में आती हुई चीज हम गलत नहीं करेंगे, ठीक है। आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत से बच्चों को ये चीज पता होगी लेकिन अभी भी गलती कर दी होगी, राइट, तो वो चीज हमने नहीं करनी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड दे आर करेक्ट, आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। विद दैट वी विल वाइंड अप दिस लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ज्ञान देने में, आपके थॉट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में मैं थोड़ा बहुत कामयाब हुआ हूँगा। एंड माय बेस्ट विशेस कि आप एग्जाम टाइम पे बिल्कुल सही थॉट प्रोसेस के साथ अपने जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मैंने 3 टैग रूल बहुत बार बता रखा है, ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये आप ठीक करना, ठीक है। माय प्रेयर्स कि जितने एफर्ट्स आप अपनी तैयारी में लगा रहे हैं
यूनिवर्स की सभी शक्तियाँ उसको 10 गुना करके आपका साथ दें और आपकी अल्टीमेटली सिलेक्शन हो। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।